हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, नवंबर 23 वाले बच्चे ऑलरेडी अमेंडमेंट को लेकर के परेशान हो रहे हैं। इंटर वाले भी, फाइनल वाले भी। चलो, इंटर और फाइनल दोनों को एक साथ एड्रेस कर दूं। नवंबर 23 में कोई मटेरियल अमेंडमेंट नहीं है। सिर्फ ये वीडियो देखना है। फाइनल वालों को, इंटर वालों के लिए मैं बहुत ही जल्दी किसी तरह का वीडियो ले आऊंगा। प्लीज मेरी बात सुनो दोस्तों, क्या अमेंडमेंट है नवंबर 23 में? सर 40 पेज का अमेंडमेंट आया है। आप कह रहे हो अमेंडमेंट ही नहीं है। जी हाँ, अमेंडमेंट नहीं है। 40 पेज के अमेंडमेंट में से आप समझ लो 38 पेजेस के जो अमेंडमेंट है वो ऑलरेडी आपके मे 23 में दिए हुए थे। कोई नए अमेंडमेंट्स नहीं है। 1.5 से 2 पेज का आपका नया अमेंडमेंट आया है, और वो भी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट मटेरियल नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं ये अमेंडमेंट्स क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए आपकी मन की शांति के लिए, और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ये जो शीट है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे ये शीट मिल जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो शीट है, अच्छा सर, ये वीडियो किसको देखना है? पेपर 4 वालों को भी देखना है, पेपर 6D वालों को भी देखना है। आप लोगों ने अगर मेरा फास्ट ट्रैक बैच लिया है तो भी आपको देखना है, अल्टीमेट बैच लिया है तो भी आपको देखना है, एग्जाम ओरिएंटेड तो भी देखना है। क्यों सर? क्योंकि ये अमेंडमेंट आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कुछ ऐसा था नहीं। अगर होता तो भी अपन क्लास में इसको भाव नहीं देते, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो शीट आपको मिलेगी ना, ये शीट में आप देखो, मैंने पहले एक पेज में नवंबर 23 का अमेंडमेंट डाला है, मात्र एक पेज में। वो भी मैंने बाकी के प्रोविजन भी डाल दिए करके एक पेज हुआ, ठीक है। और बाकी पूरे शीट में मैंने मे 23 का अमेंडमेंट डाला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मे 23 का पूरा अमेंडमेंट कवर्ड है, इंक्लूडिंग फेमा का वो बड़ा वाला अमेंडमेंट है। तो आपके पास अगर सीए फाइनल का अल्टीमेट सोल्यूशन का एडिशन 5 है तो आपको ये पेज प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, सारे अमेंडमेंट आपकी बुक में है। पर अगर आपके पास अल्टीमेट सोल्यूशन का एडिशन 4 है तो आप लोग प्रिंट कर सकते हो। पर ये मे 23 वाले अमेंडमेंट देख लेना, आपके पास शायद ऑलरेडी होंगे, एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और सर, इस वीडियो मे 23 का पूरा वीडियो डाला हुआ है राजा। अब मैं क्या करूंगा, ये वीडियो को एक प्लेलिस्ट में डालूंगा, जो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, अमेंडमेंट फॉर सीए फाइनल में। वहां पे ये प्लेलिस्ट के नीचे आपको मे 23 का वीडियो सारा मिल जाएगा, ठीक है। सॉर्ट हो गया। अब पॉइंट्स पे आ जाए सर, काम की बात है, ये तो सारा वही क्वेश्चन हो गया जो आप कमेंट बॉक्स में डालते हैं। अब मेरी बात सुनो राजा। सबसे पहले रजिस्टर्ड वैल्यूअर में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है। मजे की बात, लॉ ने गलती कर रखा था एक वर्ड का, ठीक है। उन्होंने वो गलती अभी सुधारा है, हमने पहले से ही सुधार लिया था क्योंकि हमको लॉजिकली ठीक भी नहीं बैठ रहा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया सर, पहले यहां पे देखोगे आप के पास ये अमेंडमेंट, कोई भी बुक हो उसमें पहले से करा हुआ होगा। पार्टनरशिप एंटिटी या कंपनी को अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। उसमें से एक कंडीशन ये है कि ऑल पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स आर नॉट एलिजिबल अबव। तो अगर ये वाले केस में आप फॉल कर जाओगे ना, तो आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने नहीं मिलेगा। कौन सी केस में? ऑल पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स आर नॉट एलिजिबल अबव। पहले यही लाइन में लिखा हुआ था आर नॉट इन एलिजिबल। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, एलिजिबल। हमारे बुक में शुरू से ही एलिजिबल लिखा हुआ था, कोई चेंज ही नहीं है सर, इसको इग्नोर कर दो। पर सर, हमको तो समझा ही नहीं क्या हुआ। अरे राजा, अगर कोई पार्टनरशिप एंटिटी को या कंपनी को अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना है तो हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था कि बनने के लिए जितने भी उस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स हैं या कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं ना, दे शुड बी दे शुड बी एलिजिबल। दे शुड बी एलिजिबल। अगर वो खुद एलिजिबल है क्या बनने के लिए? रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए, तो फिर आपका फॉर्म रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकता है। तो यहाँ पे वही बात इन्होंने कही है, कोई खास बात नहीं है, एकदम छोड़ दो, अमेंडमेंट फालतू है। और आपके पास जो बुक है और रिविजन है वही है, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने रजिस्टर्ड वैल्यूअर में एक बहुत ना के बराबर इमटेरियल अमेंडमेंट ऐड किया है, रूल 7 है, इंटीमेशन ऑफ चेंज। अच्छा, रूल 7 है, पहले आपके सिलेबस में भी नहीं था, वो आईसीआई मॉड्यूल में इन्होंने रखा भी नहीं था। रूल 7 है था कुछ तो भी, उसमें चेंज आया ना, इन्होंने बोला हाई ला, ये तो छूट गया हमसे, लाओ कोर्स में, और अमेंडमेंट भी लाओ कोर्स में। तो ये रूल 7 है हमारे लिए नया है ये सर, इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्सनल डिटेल्स बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर टू अथॉरिटी। आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीमेट करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड वैल्यूअर शैल इंटीमेट द अथॉरिटी फॉर चेंज इन। सर, कौन से वाले अथॉरिटी की बात कर रहे हैं ये लोग? रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन से? मैं नहीं बताऊंगा, नीचे कमेंट पे आप बताओ कौन से अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। एक ही तो अथॉरिटी होता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर का, बताओ कौन है, कमेंट पे बताओ। दूसरा सर, आपको इंटीमेट करना पड़ेगा अथॉरिटी को। क्या इंटीमेट करोगे? आप इंटीमेट करोगे पर्सनल डिटेल में कुछ चेंज हुआ है। मान लो अगर आपका सरनेम चेंज हो गया, क्यों? शादी होगी तो सरनेम चेंज हो गया, तो वो इंटीमेट कर दो। उसके बाद एनी मॉडिफिकेशन इन कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, अगर आप फर्म हो या फिर कंपनी हो और आपके पार्टनर्स या डायरेक्टर्स चेंज होते हैं, और एनी मॉडिफिकेशन इन द क्लॉज ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट और एमओए, पार्टनरशिप फर्म में अग्रीमेंट या फिर कंपनी में एमओए, कोई भी क्लॉज चेंज होता है ना, तो यू विल हैव टू इंटीमेट ओनली इफ इट मे अफेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर आफ्टर पेइंग फीस एज पर टेबल 1 में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से पैसा देना और इंटीमेट कर देना। ओ भाई, रहने नहीं करना भाई।
जान दे भाई, कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं है, तेल लेने गया कोई और नहीं 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 भाई, ऐसे ही वीडियो देख लेगा, बैंड बज जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ लो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो सर, कोई खास नहीं बात नहीं थी, बस बोल रहा था पर्सनल डिटेल और कुछ भी चेंजेस होगा तो इंटीमेट कर देना, फीस देके इंटीमेट करना, ठीक है कर देंगे। ये दो ही चेंज थे आपके कंपनीज एक्ट में। इसके अलावा एक चेंज आया है आपके फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनी में मतलब कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसा ऐसा काट देना, ठीक है। वो चेंजेस को कुछ भी नहीं है उसमें सर। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक चेंज हुए। ओ भाई साहब, अगर ये चेंज तुम बेयर एक्ट से पढ़ोगे ना, जो आईसीआई ने निकाला है, उसमें इतना कंफ्यूज किया इन्होंने, पर इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि भैया हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, पर्सन कैरिंग डेजिग्नेटेड बिजनेस, राइट। हम पर्सन कैरिंग डेजिग्नेटेड बिजनेस डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे पर्सन आते हैं, 6 पर्सन। उसमें बस एक रियल एस्टेट एजेंट आता है, उस पर ध्यान दो। रियल एस्टेट एजेंट एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विस इन रिलेशन टू द सेल और परचेज ऑफ रियल एस्टेट एज डिफाइंड इन 2 ZM ऑफ द रेरा एक्ट। सर बात ये हो रही थी रियल एस्टेट एजेंट कौन है, तो इन्होंने बोला भैया जो रेरा एक्ट में जो रियल एस्टेट एजेंट था ना 2 ZM में, जो उसी को रियल एस्टेट एजेंट मानेंगे। ओ हो, अच्छा किए बता दिए, अब हम याद रख सकते, नहीं तो अभी तक क्या हो रहा था, लॉजिक्स नहीं बैठ रहा था हमारा सही से, ठीक है। सर रेरा एक्ट के अंदर जो बोल रखा है, हैविंग एन एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन इक्वल टू 20 लाख, अगर आपका 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है तो आपको ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब कुछ चेंजेस नहीं है सर, आपका आपके जो समरी अल्टीमेट सोल्यूशन है उसमें जाकर के जहां पे भी रियल एस्टेट एजेंट दिखे उसके बीच में लगा दो एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ZM ऑफ द रेरा एक्ट। नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर सर नीचे इन्होंने कुछ ऐड किया, देखो 6th वाला पॉइंट क्या था, सच अदर एक्टिविटीज एज सीजी में नोटिफाइड, कि अगर सीजी नोटिफाई करेगा ये एक्टिविटीज तो यहां पे आपको डेजिग्नेटेड बिजनेस मान लिया जाएगा। और यहां पे सीजी ने नोटिफाई किया है, ये अपने को पढ़ना है, क्या नोटिफाई किया है सर, सीजी हियर बाय नोटिफाइज द फॉलोइंग एक्टिविटी व्हेन कैरिड आउट ऑन फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ अनदर नेचुरल और लीगल पर्सन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर किसी और के लिए ये एक्टिविटी करते हो ना तो आप डेजिग्नेटेड बिजनेस में आ जाओगे। एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल असेट एंड फिएट करेंसीज, सर मैं आपको फिएट करेंसीज क्या होता है और उसके अलावा डिजिटल असेट्स क्या होता है वो नहीं समझाने वाला, क्योंकि आपको समझ करके कोई काम नहीं आने वाला। आप बस इतना समझो कि डेजिग्नेटेड बिजनेस जो काम आने वाला है, रेगुलर बैच में करेंगे ना, उधर करेंगे, उधर टाइम उधर करना ही क्या है। पर अभी मेरी बात समझो, हम ये समझने कौन से लोगों को डेजिग्नेटेड बिजनेस एक्टिविटी कहा जाएगा। तो उसमें वो लोग जो लोग क्या कैरी करते हैं, दोस्त carry on the following activity when carried out for or on behalf of another natural or legal person in ordinary course of business. पहला, exchange between virtual digital assets and fiat currencies, exchange between one or more forms of virtual digital asset, transfer of virtual digital asset, safekeeping and administration of virtual digital asset or instruments enabling control over virtual digital asset, or participation in and provision of financial service related to the issuer's offer and sale of virtual digital asset। मतलब ये पांचों पॉइंट सर वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात कर रहे हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज का काम करते हो उसका, या फिर आप एक्सचेंज करते हो वन और मोर फॉर्म्स में, या तो वर्चुअल डिजिटल एसेट और फिएट करेंसी को एक्सचेंज करते हो। छोड़ दो छोड़ दो, बहुत फिएट करेंसी समझाने में मेरे को आधा घंटा चला जाएगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट और फिएट करेंसी में एक्सचेंज करते हो, वर्चुअल डिजिटल एक्सचेंज करेंसी के फॉर्म्स में ही आप एक्सचेंज करके देते हो। क्रिप्टो समझ लो यार, वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो समझ लो, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसफर कर रहे हो अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट का, या फिर सेफ कीपिंग या एडमिनिस्ट्रेशन करते हो, या फिर कंट्रोल एग्जिबिट करते हो, या फिर अगर आप कोई भी फाइनेंशियल सर्विस देते हो उनसे रिलेटेड, तो से रिलेटेड अगर ये सारे काम करते हो तो आपको भी पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड सर्विस मान लिया जाएगा। और आपको ये प्रोविजन याद करने हैं बस। तो अब आपके लिए पहले पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड एक्टिविटी 5+1 हुआ करता था, अब आपके लिए 5+5 हो गया, 10 हो गया। बस इतना ही, बस इतना ही अमेंडमेंट है सर। उसके अलावा पीएमएलए में भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, और ये अमेंडमेंट सारे आपके अल्टीमेट सोल्यूशन में दिए हुए हैं। अब आप देखो, इसमें मैंने May 23 का भी डाला है जिसमें काफी सारे अमेंडमेंट थे। May 23 में सबसे बड़ा अमेंडमेंट जो था वो फेमा का था। फेमा का वीडियो पूरा आप लोगों के लिए डला हुआ है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, एफसीआर और कंपनीज एक्ट मिला करके बहुत छोटा सा अमेंडमेंट था, ये भी मैंने वीडियो डाल रखा है। तो आपके लिए पूरा ये अमेंडमेंट शीट है। अगर आपने May 23 के एग्जाम का अमेंडमेंट कर लिया था तो आपको सिर्फ ये फर्स्ट पेज प्रिंट करना है, नहीं भी करोगे अल्टीमेट सोल्यूशन में देख के चेंजेस कर लो, काम खत्म। ये 5 पॉइंट लिख लो, उस लिखने के बहाने याद हो जाएंगे, कम से कम लिखते लिखते थोड़ा समराइज कर लो तो बहाने याद हो जाएंगे, और उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सर कुल मिला के देयर इज नो मटीरियल अमेंडमेंट। और ये जो एक पेज का अमेंडमेंट था ना, अल्टीमेट बैच वालों को बस इतना करना है, इसके आगे का फेमा का, कंपनीज एक्ट का, एफसीआरए का सारा अमेंडमेंट आप में कवर्ड है, चाहे वो अल्टीमेट बैच हो चाहे वो फास्ट ट्रैक बैच हो। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट। आई रियली होप दिस वाज हेल्पफुल। सो अब टेंशन मत लो, अमेंडमेंट का भी काम खत्म हो गया। अब आरटीपी एमटीपी पे ध्यान देते हैं। बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए नवंबर 23 वालों के लिए इस चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप तक समय समय पे इंफॉर्मेशन पहुंचता रहे। और मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, बिकॉज यू नो इट दैट योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, दिस इज सीए शुभम सिंगल, योर सीए बडी, साइनिंग ऑफ।